स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में और इस नए चैप्टर का बेटा नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इस चैप्टर को तकरीबन हम 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करेंगे। तो आप लोग बेटा अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाओ और इर्द गिर्द की डिस्टर्बेंस को बंद कर दो। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम तुम्हें ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। देखिए बेटा, जहाँ कहीं इलेक्ट्रो का वर्ड आ जाए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, और जहाँ कहीं केमिस्ट्री का वर्ड आ जाए, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। सिंपल सी बात है। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा मतलब ये होगा कि इसके अंदर आप करंट दोगे और कोई केमिकल रिएक्शन चलेगा। अरे मान लीजिए कि आपने एक डब्बा लिया और उस डब्बे में कोई ना कोई केमिकल डाल दिया, अब तुम उसको करंट के झटके लगाओ। अब जैसे ही बेटा आप उस केमिकल को करंट के झटके लगाओगे तो केमिकल रिएक्शन चलेगा, भागेगा, या वो केमिकल टूट जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो हम आगे जाकर देखेंगे। तो बेटा दरअसल होगा ये, इसमें हम करंट की मदद से किसी केमिकल रिएक्शन को चलाएंगे। मतलब डब्बा लेंगे, डब्बे के अंदर केमिकल डालेंगे, फिर उसको करंट के झटके लगाएंगे जिससे वो टूट जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन चलेगा। या फिर बेटा हम केमिकल रिएक्शन को एक डब्बे के अंदर डालेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और उनके रिएक्शन करने से करंट बनेगा। दो बातें आपने समझ ली हैं। या तो किसी केमिकल को तोड़ना है करंट लगाकर, मतलब करंट लगाकर किसी केमिकल को तोड़ दो, या फिर केमिकल्स आपस में लड़ें, केमिकल रिएक्शंस हो और उनसे करंट पैदा हो जाए। मतलब इस पूरे चैप्टर में यही कहानी चलेगी। मतलब करंट से केमिकल रिएक्शन चलाना या फिर केमिकल रिएक्शंस का चलकर करंट को बनाना। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में बेटा हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब आइए जरा बेटा बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर है अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। बेटा किसी भी एटम के ऊपर जो भी चार्ज लगा हो, जैसे सोडियम के ऊपर +1 लिखा हुआ है, पोटेशियम के ऊपर +1 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा हुआ है, जो भी जिस एटम के ऊपर चार्ज लगा होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब जो भी बस लिखा नजर आ जाए, जैसे इसमें +1 लिखा है, इसमें -1 लिखा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, यानी किसी एटम पर जो भी ज़ाहरी चार्ज है, जो भी इमेजिनरी चार्ज है, क्या ये ओरिजिनल चार्ज है या रियल चार्ज है? नहीं, ये एक इमेजिनरी चार्ज है। या फिलहाल बस तुम ऐसा समझ लो कि जो भी एटम के ऊपर चार्ज लिखा हो, +1, -1, +2, +3, जो भी लिखा हो, वही बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ये निकालते कैसे हैं, आइए जरा बात करते हैं रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट्स। बेटा फ्री एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अगर तो एक जैसे एटम्स आपस में चिपक जाएं, वन टाइप ऑफ एटम्स, अगर तो एक जैसे एटम्स आपस में चिपकें तो एक जैसे एटम्स के चिपकने से फ्री एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एक जैसे एटम चिपक गए, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम चिपक गए, नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के एटम चिपक गए। तो अब ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स बेटा बनते हैं एक जैसे एटम्स के चिपकने से। लेकिन मान लीजिए अगर 2 डिफरेंट तरह के एटम्स चिपक गए, जैसे पानी में हाइड्रोजन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी हैं। अब चूंकि ये 2 डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, तो क्या बेटा जी ये एलिमेंट है या फिर नहीं है? मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो कंपाउंड है। तो एक जैसे एटम्स आपस में चिपक के क्या बनाते हैं? फ्री एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा बेटा, जितने भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी फ्री एलिमेंट जिसमें एक जैसे एटम्स आपस में चिपके हों, उन सबके ऊपर आंखें बंद करके, नहीं सॉरी आंखें खोल के 0 लगा दो, क्योंकि उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा? 0। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। ये रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं फ्री एलिमेंट्स, उन सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लगाना है? 0। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आइंस। बेटा ये मोनो एटॉमिक आइंस कौन से होते हैं? बेटा जी वो आइंस जो एक एटम के बने हों, मोनो का मतलब होता है 1, ऐसा आइन जो एक एटम का बना हो वो मोनो एटॉमिक आइन कहलाएगा। जैसे कैल्शियम है, जैसे एल्यूमिनियम है। अब कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ऊपर जो भी लिखा आ जाए वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे कैल्शियम पर +2 लिखा हुआ, एल्यूमिनियम पर +3 लिखा हुआ। अब ये आ कैसे रहे हैं वो हम तीसरे रूल्स में देखें। बेटा तीसरे रूल में हमने देखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13 एलिमेंट्स। सबसे पहले ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, 9th क्लास में आपने ग्रुप पढ़े हुए थे, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे भागना, ये ग्रुप कहलाता है ना। अभी बेटा हम बात करेंगे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये बेटा हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अगर बेटा जी मैं लिथियम की बात करता हूं तो लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक रूल याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी एटम हो उसके पहले शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आते 18, लेकिन फिलहाल आप 8 मान के चलो, ठीक।
तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे में भी 8 ही मान के चलो ऑक्टेट रूल के मुताबिक। अभी बेटा अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी पहले शेल में बेटा जी आ जाएंगे 2, अभी तो आपने देखा ये वाले 2, बाकी बेटा इसके पास रह गया 1 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा जितने जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस वाले, उतने ही उसके पास प्लस वाले प्रोटॉन्स भी होते हैं, क्योंकि एटम्स न्यूट्रल होते हैं। अच्छा अगला स्टेप बेटा जी, इसके सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल में होने कितने चाहिए थे? 8, मगर इसके पास 1 है। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल? भी अनस्टेबल है, क्योंकि 8 होने चाहिए थे, इसके पास 1 है। तो ये भाई साहब क्या करेगा, ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलना लगभग नामुमकिन है। अब चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकाल देगा तो इसका ये शेल ही खत्म हो जाएगा। और जब मेरा बेटा इसका शेल खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट शेल में रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और होने भी 2 चाहिए थे, एकदम बढ़िया से स्टेबल है। पर खास बात यह है कि जब बेटा इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके पास प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, 3, माइनस वाला 1 कम हो गया। अब माइनस वाले इसके पास रह चुके हैं 2, लेकिन प्लस वाले अभी भी 3 ही है, तो इसीलिए बेटा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। तो याद रखेगा ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इसीलिए इन सब पर चार्ज आता है +1। अभी थोड़ा फील हो रहा है, मतलब +1 इन सब पर क्यों आ रहा है? मतलब क्योंकि सभी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें। सोडियम की भी देख लेते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में बेटा जी आ जाएंगे 2, अगले शेल में आ जाएंगे 8, 2 और 8 10। अभी सोडियम के पास रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब हम सबको ये बात पता है कि थर्ड शेल में आने 8 चाहिए थे और इसके पास 1 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब भी बेटा अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे एकदम बढ़िया से स्टेबल हो जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि चार्ज कौन सा आ जाएगा? +1। क्लियर है? क्लियर है? तो अभी हमें बात समझ आ गई, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इसीलिए सब पर चार्ज आता है +1। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। बेटा जी ग्रुप 2 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये बेटा हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अगर बेटा मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम के पास से 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी पहले शेल में बेटा जी आ गए 2, अभी तो आपको बताया था पहले शेल में 2 आते हैं। बाकी बेटा कितने रह गए? 2, तो अगले शेल के अंदर भी 2 आ गए। इसके पास 4 प्रोटॉन है। अब आपका क्या ख्याल है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? भी अनस्टेबल है, क्योंकि 8 होने चाहिए था, इसके पास 2 हैं। तो अब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। अगर बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इस पर चार्ज भी +2 आएगा। बेजारी बात है, इसके पास अब रह के इतने गए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, मगर प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, 4। तो इसका मतलब अब मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ आ गई है कि बेटा जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब बेटा ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं तो इन पर +2 चार्ज आता है। क्लियर है? तो बेरिलियम पर चार्ज +2, मैग्नीशियम पर भी चार्ज +2, कैल्शियम पर भी चार्ज +2, स्ट्रोंशियम पर भी चार्ज +2। मतलब अब आपको बात समझ आ गई है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब के ऊपर +1 लगाना है, और बेरिलियम के ऊपर जितने भी हैं, मतलब सॉरी ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऊपर +2 चार्ज आएगा। यहाँ तो कॉन्सेप्चुअली याद कर लो, जिस तरह आपको बताया गया है, यहाँ पे क्रैमिंग कर लो, रट्टा मार लो। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स पर +1 चार्ज और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स पर +2 चार्ज। अब बात करते हैं ग्रुप 13 की। बेटा जी अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूँ तो इसके अंदर आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब अगर बेटा मैं बोरोन की बात करता हूँ तो इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में बेटा जी आ जाएंगे 2, और बाकी बेटा हमारे पास कितने रह गए? 3। तो अगले शेल के अंदर आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपका बेटा क्या ख्याल है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल है, क्योंकि 8 होने चाहिए थे और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलते होते। तो अब ये भाई साहब क्या करेगा, ये अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब जैसे बेटा ये 3 माइनस वाले बाहर निकाल देगा तो अब इस पर चार्ज आ जाएगा +3। तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऊपर +3 चार्ज आता है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? हमने ये बात समझ ली कि जितने भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं इन सब पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 लगाना है। जितने भी आइंस आएंगे उनके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स पर +1 चार्ज, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स पर +2 चार्ज, और ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स पर +3 चार्ज।
हम ये चाहेंगे आप यहाँ तक तो अच्छे से याद रखें ना, और साथ में नोट भी करते हैं। आगे देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। अच्छा बेटा याद रखिएगा, फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लोरीन दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पावरफुल, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर एटम है, इससे ज़्यादा ताकतवर एटम कोई नहीं है। अब अगर बेटा मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ तो फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में बेटा जी आ गए 2, बाकी बेटा इसके पास रह कितने गए 7, तो अगले शेल के अंदर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब आपका क्या ख्याल है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल है क्योंकि 8 होने चाहिए थे और इसके पास कितने हैं 7। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 थोड़ी बाहर आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ही बाहर आते होते हैं। अब चूंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे जाए, तो चलो हम इसको दे देते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो पीछे निकले पड़े हैं, उनमें से उठा के इसको दे देते हैं। अब जैसे ही बेटा जी हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या अभी ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल? एकदम बढ़िया स्टेबल है ना। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो पहले इसके पास थे 7 और 2, 9 माइनस वाले और 9 ही प्लस वाले। लेकिन अब इसके पास 7 और 2 और 1 ये होगा 10, 10 माइनस वाले और प्लस वाले तो 9 ही रहे। यानी अब चूंकि माइनस वाला एक ज़्यादा हो गया तो इस पर चार्ज आ जाएगा -1। तो अभी हमें बात समझ आ गई कि फ्लोरीन पर हमेशा चार्ज आएगा -1, फ्लोरीन पर हमेशा चार्ज आएगा -1। बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एटम है, स्ट्रॉन्गेस्ट एटम है, वो यही है फ्लोरीन। और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। और अब जरा उसी की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर बेटा मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में आ जाएंगे 2 और अगले शेल के अंदर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अभी आप सोच के बताओ क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? भैया अनस्टेबल है क्योंकि होने कितने चाहिए थे 8 और इसके पास कितने हैं 6, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अगर बेटा जी इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो अब तो ये बहुत बढ़िया सा स्टेबल हो जाएगा। पर 6 और 2 8 और 2 10, माइनस वाले 2 ज़्यादा हो गए, प्लस वाले तो 8 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो गए। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो चुके हैं तो इसीलिए इस पर चार्ज आ जाएगा -2। तो फ्लोरीन पर -1 और ऑक्सीजन पर -2, फ्लोरीन पर -1, ऑक्सीजन पर -2। ग्रुप 1 में +1, ग्रुप 2 पे +2 और ग्रुप 13 पे +3। क्लियर है? अब आगे चलते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अच्छा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये बेटा जी हमारे पास ना हैलोजेंस है। हैलोजेंस मतलब नमक बनाने वाले एलिमेंट्स। अब ये कौन कौन से हैं? ये वही हैं जिनके बारे में भी हमने बात की थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अच्छा एक छोटी सी बात हो, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एटम जो है वो फ्लोरीन होता है। सेकंड नंबर पे मैंने तुम्हें बताया ऑक्सीजन होता है, तो थर्ड नंबर पे ये क्लोरीन का एटम है। तो ये तीनों हैं, कम से कम ना आपको मैट्रिक के तक इतना तो पता होना चाहिए। फ्लोरीन फर्स्ट नंबर पे, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे और क्लोरीन थर्ड नंबर पे। अच्छा एक छोटी सी बात हो, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करे और इस पर -2 चार्ज आ गया, क्या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर ऑक्सीजन अपने से ज्यादा ताकतवर एटम के साथ जाकर चिपक जाए फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। अब जैसे ही फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज जाएगा। नॉर्मली ऑक्सीजन पर हमेशा -2 चार्ज आएगा हमेशा, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जाकर चिपका तो फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो नहीं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। फिलहाल बस आपने याद रखना है फ्लोरीन पर -1 चार्ज क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज क्योंकि उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बात करते हैं ग्रुप 17। बेटा जी अभी आपने मुझसे सुना था कि फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी तरह क्लोरीन की भी सेम कहानी है। क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। बेटा जी पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में आ गए 8 और 2 मेरा बेटा होगा 10, बाकी रह गए 7 इलेक्ट्रॉन। आपका क्या ख्याल है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? भाई अनस्टेबल है क्योंकि होने 8 चाहिए थे और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर मेरा बेटा आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दोगे तो एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा, लेकिन चार्ज आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऊपर -1 चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि बेटा इन सब के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर +1 ग्रुप 17 के जितने भी हैं इन सब के ऊपर -1 ग्रुप 2 में +2, ग्रुप 13 में +2 बता दिया। आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन।
अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसके पहले शेल में होने 2 चाहिए थे, मगर इसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये चाहता है कि इसको कोई ना कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कहाँ से मिलेगा? बेटा याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक बड़ा कमज़ोर एटम है, बहुत कमज़ोर एटम है। हाइड्रोजन का जब भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये बेचारा अपना भी इलेक्ट्रॉन छिनवा बैठेगा। यानी मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे ताकतवर एटम है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, फ्लोरीन पर आ देगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आ देगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अब आप ये बात याद रखेंगे कि हाइड्रोजन पर हमेशा चार्ज आएगा +1। क्यों? हालांकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास चार्ज -1 आना चाहिए था, मगर ये भाई साहब है ही बड़े कमज़ोर हैं। मतलब जो भी इनके साथ आकर चिपकेगा वो इसी का इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएगा। तो इसका मतलब चूंकि हाइड्रोजन एक बड़ा कमज़ोर एटम है, तो इसीलिए बेटा इस पर हमेशा +1 +1 +1 लगाएं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेटा चूंकि क्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन पर आ देगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आ देगा पॉजिटिव चार्ज। मगर अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाए किसी मेटल के साथ, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया सोडियम के साथ। अगर आपको याद होगा तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, बेटा जी ये खुद ही इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं। अब चूंकि सोडियम खुद ही इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को मिलेगा तो मेरा बेटा हाइड्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज और सोडियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखना बेटा, सुन लें। अगर तो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन पर हमेशा चार्ज आएगा +1, हाइड्रोजन पर हमेशा चार्ज आएगा +1। लेकिन अगर हाइड्रोजन अपने से एक कमज़ोर एटम के साथ चिपक जाए, मतलब कमज़ोर का मतलब है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या अभी कैसे बनाएं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जो इलेक्ट्रॉन खुद ही देना चाह रहा हो, साधारण भाषा में बोले तो। अगर बेटा हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बना ले जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या दूसरे लफ्जों में जो मेटल है, तो अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जाकर चिपकेगा तो मेटल चूंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन ही ले सकता, हाइड्रोजन ही ले रहा उससे, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो चूंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही दे देता है, तो फिर हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाएगा -1। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर तो हाइड्रोजन बेटा मेटल के साथ चिपक के मेटल हाइड्राइड बनाएगा तो फिर हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा -1, अदरवाइज हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा +1। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि ऑक्सीडेशन नंबर बेटा है क्या? किसी एलिमेंट पर जो भी लिखा हुआ है +1 -1 जो भी लिखा हुआ वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जितने भी फ्री एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर 0 चार्ज लगाना है। जितने भी आइंस हैं उनके ऊपर जो जो लिखा हो वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स के ऊपर +1 चार्ज आता है, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स पर +2 चार्ज आता है, और ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स पर +3 चार्ज आता है। फिर हमने देखा कि फ्लोरीन क्लोरीन इन सब के ऊपर -1 चार्ज आता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है, और हाइड्रोजन पर हमेशा चार्ज +1 आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जाकर चिपक जाए तो फिर -1 चार्ज आ जाएगा।